नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसी के साथ राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की जो संभावनाओं पर कहा, यह फैसला आला कमान का है। और साथ ही साथ स्पीकर ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिस वजह से अब मानसून सत्र बुलाए जाने की जरूरत नहीं है। किरण चौधरी जी का त्यागपत्र स्वयं उन्होंने खुद आकर के मुझे दिया और वो मैंने स्वीकार कर लिया है। जहां तक उससे अगला प्रश्न है राज्यसभा में जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसका निर्णय पार्टी हाईकमान करता है। हमारा सेक्रेटेरिएट जो विधानसभा सेक्रेटेरिएट है, पूरी तरह से राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार है। हर प्रकार के इंतजाम हमने कर लिए। क्या अभी तक कोई नॉमिनेशन आया? अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं आया। नामांकन किस किस ने दिया था, ऐसी जानकारी है? अभी तक कोई नामांकन किसी का आया ही नहीं। एक सर, इससे पहले कांग्रेस की तरफ से उनकी सदस्यता को लेकर किरण चौधरी की एक आपको याचिका सौंपी गई, उसका पर सर क्या था? देखिए, वो जो याचिका आई थी, पहले 2 बार याचिका उनकी टेक्निकली लीगली ठीक नहीं थी। तीसरी बार जो उनकी याचिका आई है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सर, एक सवाल है कि अभी टिकटों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के एक नेता है जो ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मैं विधायक बनता हूं उसके बाद डिप्टी सीएम बनूंगा, लेकिन अभी तो टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी ले सकता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर में सूत न कपात जलाएगा ठेंग उठेंगी। अभी तो विधायक भी नहीं बने, एमएलए नहीं बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्लेम कर दिया। तो मैं समझता हूं ये कांग्रेस की एक अपनी कार्यशैली है। नॉन स्टॉप महिलाओं पर अत्याचार के पोस्टर लगाए गए हैं सर, और कहीं न कहीं ये कहा गया है कि 10 साल में करीब 14,000 के आसपास रेप केस दर्ज किए गए हैं। देखिए, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल निराधार है, बिना किसी तथ्यों के है। ऐसे जो पोस्टर हैं वो लोगों को गुमराह करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए इस प्रकार की जो प्रचार है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और उनसे आंकड़े मांगे जाने चाहिए जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए। सर, मानसून सेशन को लेकर कुछ है बात? क्योंकि नहीं, देखिए, अब तो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब कोई मानसून सत्र की बात बकाया नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर मानसून सत्र होता है। वो अभी 12 सितंबर तक अभी है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मुझे नहीं लगता कि मानसून सत्र होगा। तो एक सवाल है कि क्या इस बार पार्टी का जो चयन प्रक्रिया है उम्मीदवारों को लेकर कि क्या वो विनिंग कैटेगरी के आधार पर दी जाएगी या कुछ सिटिंग एमएलए के टिकट भी काटे जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ चल रहा पार्टी में? देखिए, हर पार्टी किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करती है, वो जिताने के लिए ही खड़े करती है, जीतने के लिए ही खड़ा करती है। तो इसलिए हमारी पार्टी के अंदर भी जो भी जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22-23 तारीख को चुनाव समिति की प्रदेश की बैठक है। उसके बाद अंतिम निर्णय जो है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। वो जो निर्णय करेगा, मैं समझता हूं कि जिताऊ उम्मीदवार ही कैंडिडेट होंगे। सर, दलित और ओबीसी वोट बैंक को लेकर खास पार्टी तैयारी कर रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे पाएं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को, जो हमारे एससी वोटर को मिसगाइड करने का, मिसलीड करने का, एक भ्रम फैलाने का एक प्रयास किया और कुछ लेवल तक वो सफल भी हुए। लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई या उनके आंकड़ा इतना आ गया तो ये संविधान को बदल देंगे, संविधान की, और हैंडबिल बांटे गए। उधर प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर उन्हें रानिया से टिकट नहीं देती है तो पार्टी अपना देख ले, वे हर हाल में रानिया से चुनाव लड़ेंगे।
चीफ मिनिस्टर आए, नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस और अपने बेटे को वहां रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। इस पर मैंने कल वर्कर्स मीटिंग बुलाई और ये कल कर गया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूं। और अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, रणजीत सिंह, मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। उधर दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के उपचुनाव होना है और जो है जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र के फॉर्म हरियाणा विधानसभा सचिवालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो रिटर्निंग अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो है राज्यसभा उपचुनाव के लिए कार्यक्रम उन्होंने साथ ही साथ जारी भी कर दिया है। तो ऐसे में खाली सीट पर भी चुनाव होना है, क्योंकि बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए ये उपचुनाव होगा, जिसमें कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इसका जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। उधर फरीदाबाद के तिगांव में एक मिठाई की दुकान से घेवर खाने के बाद आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। इसको लेकर परिजनों ने मिठाई की दुकान के दुकानदार का जमकर विरोध किया है और इसकी सूचना पुलिस को भी दी है, जिसके बाद पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ फूड एंड सेफ्टी विभाग ने भी मिठाई की दुकान पर कार्रवाई करते हुए सैंपल भरे हैं और सैंपल फेल आने पर दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से त्योहारी सीजन चल रहा है तो उसको लेकर मिठाइयों में मिलावट की भरमार हो रही है और यही कारण रहा कि मिठाई खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए। घेवर में भी यहाँ से लेके गए थे, घेवर बच्चों ने खाया। रात को 11:30-12 बजे से बच्चे कहते हैं मेरे दर्द हो रहा, पेट में उल्टी। डॉक्टर इनके लेके गए, फिर एक बच्चा दूसरा फिर बीमार हो गया। घरवाली का फोन आया भाई दूसरे बच्चे की तबीयत खराब होगी। अब यहाँ पे देखा तो सुबह टाइम भीड़ लगी पड़ी थी, यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। अब बताओ क्या करा जाए, सबसे सख्त कार्रवाई करी जाए और क्या। भैया कम से कम इसमें काफी माल बिका, इसमें 20-25 लाख रुपए कल इन्होंने माल बेच चुका, जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, जिसमें सारे कम से कम 200-250 आदमी बीमार हो चुके हैं। अब लोग बाग इतने परेशान, इतना खिलवाड़ किया इन्होंने लोगों के जीवन के साथ कि जिसकी कोई कह नहीं सकते। इतने लोग बीमार है, इतने हॉस्पिटल में, अब वो उनका भरपाई कौन करेगा। ये कब से इस चीज को कब से कर रहे हैं जनता। ये जितना भी गांव में जो मिठाई बिक रही है जगह सब जगह यही दिक्कत हो रही है, लोगों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसको हमने सैंपल भरा दिया सरपंच साहब ने हमारे ने, और ये जल्दी से जल्दी इसकी जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की। ये एक मुकेश मिष्ठान भंडार है, ये मेन बाजार तिगांव में है इसकी दुकान। इसका मालिक है देवेंद्र कुमार सनौफ शिवलाल। ये घेवर बेच रहा था, तो इससे घेवर से फूड पॉइजन हुआ है। ये शिकायतें आई हैं हमारे पास 2-4 लोगों को। तो इसमें हमने इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई बुला लिया, सैंपल भरवा दिया और जैसे भी सैंपल का कोई रिजल्ट आएगा तो कार्रवाई की जाएगी इनकी। तो कितना ये घेवर होगा अंदाजा? था 20-30 किलो तो मेरे ख्याल डब्बे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। रतिया में अपनी मांगों को लेकर किसान लामबंद हुए हैं, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के बैनर तले बिजली विभाग के कार्यालय के आगे एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शन करते हुए किसानों
न आरोप लगाया कि विभाग द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। वहीं किसानों ने मांग की है कि 2018 से ट्रांसफार्मर को लेकर जिन किसानों से पैसे भरे उन्हें जारी किए जाएं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन फतेहाबाद में सौंपा था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। ਅੱਜ ਰਤੀਏ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਰਤੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਤੀਏ ਆਪਣੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10-20% ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾਏ ਆ ਉਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, पर किसानों के पैसे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फंसे हुए पैसे रिफंड किए जान। आज जो धरना लगाया गया है वो कई मांगों को लेकर लगाया गया है, जिसमें 10-20% जो पैसे भरवाते हैं ट्रांसफार्म छोड़ने के बाद वो उसको रोका जाए और जो ड्रिप सिस्टम है उसको रोका जाए और जो पेंडिंग ट्रांसफार्म है किसानों के वो तुरंत जारी किए जाए। यहाँ एसडीओ साहब को, सिटी को और दूसरे एसडीओ साहब को दोनों को विज्ञापन दिए गए हैं। कुछ लोकल मसले थे उनको लेके भी विज्ञापन दिए गए हैं। उधर हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के लिए आदेश जारी किए गए थे, जिसमें विद्यार्थियों को अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून की जगह जय हिंद बोलना होगा। यह आदेश 15 अगस्त के बाद से लागू होने थे और छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुले तो अंबाला के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों ने अब सभी को अभिवादन जय हिंद के साथ किया। अंबाला शहर स्थित सरकारी स्कूल में भी विद्यार्थियों ने आज सुबह स्कूल जाकर अपने अध्यापिकाओं को क्लास में आने पर जय हिंद के साथ अभिवादन किया। इस दौरान बच्चों में देशभक्ति की भावना भी देखने को मिली। मेरा नाम प्रतिज्ञा है, मैं 9th A में पढ़ती हूँ। हमें हमारे टीचर्स ने हमें यह समझाया कि हम पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे, लेकिन अब हमें जय हिंद बोलना है। जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम विकास है। हमारे टीचरों ने हमें सिखाया है कि हम पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते थे, पर हमें ऐसा नहीं बोलकर अब हमें जय हिंद बोलना चाहिए। इससे हमारे राष्ट्रीय प्रति के लिए लगाव होएगा। हाँ जी, हम जय हिंद बोलते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बाडरा से है, जहां पर खंड के गांव मांडी केहर में पशुओं के पीने की व्यवस्था के लिए जोहड़ का निर्माण कार्य करवाया गया है। जोहड़ तक नहर से पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया गया, लेकिन पहली बार पानी में ही रैंप गिर गया था। इस पर नाराज ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सरकार औंक विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और मौके पर बाडरा से हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने ग्रामीणों की आवाज सुनी और पूरी जानकारी प्राप्त की। हमारे चैनल पर ग्रामीणों की समस्या को उठाया गया तो नहरी विभाग और अटल भूजल योजना विभाग हरकत में आया। विभाग के जेई और ठेकेदार मौके पर पहुंचे और तुरंत पूर्ण निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। साथ ही ग्रामीणों को भी आश्वस्त किया गया। पिछले 10 वर्षों में न केवल कोसली विधानसभा में बल्कि प्रदेश भर में जिस प्रकार विकास के अनेकों काम हुए और उन्हीं कामों के आधार पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे एक बार फिर टिकट देगा और कोसली में फिर कमल खिलेगा, यह कहना है बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव का, जिन्होंने अपने कोसली स्थित कार्यालय में खंड और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों पर चलते हुए चुनाव की तैयारियों में कमर कसने के लिए प्रेरित किया। अवसर चूकना नहीं है किसी भी कीमत के साथ। आप लोग मजबूत हो जाए, मैं आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके बीच में खड़ा हूं। जिस प्रकार का आपका रायशुमारी होगी, जिस प्रकार का आपका भरोसा, आप जो कह रहे हैं, मैं इसके लिए आपके साथ तैयार खड़ा हूं और पुनः 2024 में एक बार कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे
इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार कार्य कर रही है। बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है, जिसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष होंगे और इस कमेटी में 15 सदस्यों का ऐलान किया गया है। उधर हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला है। दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के साठगांठ का आरोप लगाया है। दुष्यंत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो हमारे 4-5 विधायक कांग्रेसी हो गए हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा के तहत अंबाला छावनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा में पहुंच कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, तो वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा है। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने वायरल हो रहे ट्वीट को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब बीजेपी के आईटी सेल का खेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ कामों में तो माहिर है। पिछले दिनों बीजेपी ने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी घोषणा लागू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसलिए अब बीजेपी को यह महसूस हो गया था कि ये घोषणाएं झूठी हैं और यह लागू नहीं हो सकती हैं, या फिर इन योजनाओं को उनको लागू करने की नीयत नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब में देश का जन जन हिसाब मांग रहा है। पिछले 10 सालों में सरकार ने उनके लिए क्या किया। कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब इस दौरान, इसके माध्यम से भाजपा के 10 साल, भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए आज प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है। उसमें रहूंगा आप ही वॉलंटियर्स के और अनुशासन को बनाए रखना है। आश्वस्त है जीत को लेकर, हमें पूरा विश्वास है लोग का। उधर ओलंपियन डबल ब्रॉन्ज मेडल विनर शूटर मनु भाकर फरीदाबाद अपने घर पहुंची, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मनु को फूलों का बुके देकर सम्मानित किया गया और जहां चॉकलेट खिलाकर मनु भाकर और उनके पिता रामकिशन का मुंह मीठा भी कराया। मनु के पिता रामकिशन ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को भी चॉकलेट खिलाकर मुंह मीठा कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मनु देश की बेटी है और पूरे देश को उन पर नाज है। देखिए, मैं बहुत दिन से बिटिया को मिलने की मेरी तमन्ना थी। फोन पे मैंने उनको बधाई दे दी थी, लेकिन उनकी व्यवस्था के कारण थोड़ा समय लगा। लेकिन मन्नू पर जहां पूरे देश को गर्व है, वहां खासतौर से हरियाणा, जहां से मैं ताल्लुकात रखता हूं, तो हरियाणा वासियों के लिए तो इससे ज्यादा गर्व की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। और उसके बाद क्योंकि मन्नू फरीदाबाद में रहती है और फरीदाबाद का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की, गर्व की बात नहीं हो सकती। उधर बराड़ा में बारिश के कारण पिछले 2 महीने से बंद पड़े
अंडरपास को दोबारा शुरू करने के लिए बराड़ा के रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर रेलवे स्टेशन मास्टर बराड़ा को डीआरएम अंबाला और रेल मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों को जल्द से जल्द शुरू करने की गुहार लगाई है। इस प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि बराड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 60 से अधिक गांव लगते हैं, जिससे हजारों की संख्या में यात्री अपने रोजगार के लिए अंबाला, यमुनानगर और चंडीगढ़ जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में कुछ रेलगाड़ियां बंद कर दी गई थी, जिनको आज तक दोबारा शुरू नहीं किया गया, जिससे दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बराड़ा स्टेशन पर रोष प्रदर्शन किया गया। और आज सभी साथियों के साथ जो कोरोना काल से हमारी 5 गाड़ियां पैसेंजर बंद हुई पड़ी हैं और लगभग 20-25 गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत तगड़ी समस्या आ रही है। हमारी हल्का के पूरे गांव की ये मांग है कि इन ट्रेनों को जल्दी से जल्दी चलाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलों को हल किया जा सके। और कुछ हमारे जो पुल हैं जो रेलवे के माध्यम से बने हुए हैं उनकी बहुत खस्ता हालात है, उनको ठीक करवाया जाए। और हमारी एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसे और ध्यान दे। और आज हमने एक मेमोरेंडम स्टेशन मास्टर को दिया है और डीआरएम के लिए और रेलवे मंत्री के लिए। यहाँ पर कोरोना काल के समय 5 पैसेंजर गाड़ियों को बंद किया गया था, उनको दोबारा नहीं चलाया गया। और यहाँ पर बराड़ा रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेलवे अंडरपास नंबर 111 बनाया गया था और उसके बाद रेलवे अंडरपास नंबर 112 बनाया गया। दोनों पुलों की हालत ठीक नहीं, जिस कारण इस क्षेत्र की जनता को परेशानी आ रही है। हमने इनके बारे में पहले भी लिख कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसका नतीजा ये हुआ कि समय पर इन्होंने पुल का सावधानी नहीं बरती। आज हमने यहाँ पर स्टेशन अधीक्षक जी को एक मांग पत्र दिया है, क्योंकि कोरोना काल से यहाँ पर 5 गाड़ियाँ बंद थी और बराड़ा क्षेत्र के अधीन लगभग 60 गांव आते हैं, जिनमें से लोगों को, मुसाफिरों को आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 5 गाड़ियां कोरोना काल से लेकर आज तक नहीं चली और 60 गांव का संपर्क आज बराड़ा से टूट चुका है। आज इसी को लेकर हमने आज स्टेशन अधीक्षक जी को मांग पत्र बलजीत सिंह जी के माध्यम से दिया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन गाड़ियों को चलाया जाए ताकि लोगों की जो असुविधा है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।